हाँ भगत जी, सच साहब आप सभी लोग शशि भूषण सिंह के नाम से अपीयर हो जाएं। इसी आईडी पर, हाँ सच साहब, इसी आईडी पर मैं आज आ रहा हूँ। उस पर शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस पर मतलब सबको, मतलब सारे मतलब को, हाँ हरीश भगत जी भी जुट गए हैं। और हरीश भगत जी को सच्चा है। और आप सभी लोग मतलब इसको अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सारे फ्रेंडों में चले जाए हैं। थोड़ी कनेक्शन भी स्लो आ रही है। हरीश भगत जी सच्चा है, सच्चा है। हाँ भगत जी, वो हरीश भगत जी, महेंद्र भगत जी जो ये नेपाल के रहने वाले हैं, उन पर ये आईडी जो है ना, ये भेज दीजिए कि शशि भूषण सिंह वाले नाम पर मतलब ये आ जाएं, क्योंकि उस पर सच सेवा दल पर वे लोग नहीं जुट पा रहे थे। इसलिए आप उनको थोड़ी सी शेयर कर दीजिए कि वे शशि भूषण सिंह के नाम पर आ जाए। अब मैं कुछ समय बीत गए हैं। अच्छा चलो, तो मैं यहाँ अब अपना थोड़ी सी कनेक्शन स्लो चल रहा है। और यहाँ हम लोग संध्या आरती से स्टार्ट करते हैं और मंगलाचरण स्टार्ट होता है। रूबी दासी जी सच्चा है, हरीश भगत जी को सच्चा है। अब हम सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, संध्या आरती का समय हो गया है, आरती स्थल पर आने की कृपा करें। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामदास जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री ठुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय। सब सारी ग्रीव नमो नमो सतगुर सगो नमस्कार गुरु के दाई, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसती नहीं, सतगुरु साहिब संत सगै दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए पूजा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय जाना, निर्लेपम निज निर्गुणम अकलम सुन गुणम, सो सुति मातम सकल समाना निरतन उजले रंग बार बार नहीं मत तंग्रीव जो सुमर सलोई, गणनायक गलताना करो नुग्र सोई, वारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊ, आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीता, सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष धर्मोई, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन्मन शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन जावे, धर्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म जावे, समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि लधारा जावे सहस 88, उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी, पहली आरती
साहेब, जय बंदी छोड़ की, ये सब मंगलाचरण हम आप सभी के समक्ष गुरु जी के वाणी में मंगलाचरण को सुन लिए। अब अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। प्रेमदास जी, सत साहेब गौरवदास पाटिल जी, सत साहेब संजू मानिकपुरी जी, सत साहेब आप सभी लोग, रूबीदास जी वगैरह सबको सत साहेब, वीरेंद्र जी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की। आज मैं इस लाइव में कुछ बातें ऐसा करूँगा जो कुछ पिछले लाइव में हमने किया था, जो FIR नंबर 429 सन 2014 के संबंध में इतना बताया था कि उसमें कितने लोग एक्यूज हैं यानी अभियुक्त थे, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग 430 में थे, ये आज बताऊंगा। लेकिन एक बात ये बतानी और आप सभी को समझनी होगी कि 429 में कुल अभियुक्तों की संख्या 15 थी और FIR नंबर 430 में कुल अभियुक्तों की संख्या 14 थी, यानी सभी मिल करके कुल अभियुक्तों की संख्या 29 हो जाती है दोनों केसों में लेकर के। किंतु वे दोनों केसों में 29 अभियुक्त हैं, लेकिन व्यक्ति जो हैं वह केवल मात्र 23 व्यक्ति हैं। आप कहोगे कि ये 15 और 14 अभियुक्त हैं तो मात्र 23 व्यक्ति कैसे हैं? इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि दोनों FIR में 429 और 430 दोनों FIR में 6 लोग दोनों FIR में, और बाकी 6 के बाद में जो लोग हैं वो सभी जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये 6 दोनों में हैं, तो दोनों में का जो सजा हुई है वह सजा अलग अलग नहीं पूरा करने हैं। सजा मतलब ये है कि दोनों सजा जो है वो एक साथ चलेगी। एग्जाम्पल दैट में ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि 429 में मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा जो ये 23 लोगों की हुई है, यानी दोनों केसों में 29 लोगों की और 23 व्यक्तियों के विरुद्ध में जो हुई है, वे सजा साथ साथ दोनों का चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि 429 में सजा काट लेने के बाद में उसके बाद में वो 430 की सजा चलेगी, यानी दोनों की सजा एक ही साथ चल रही है। तो इसमें 23 व्यक्ति पर सजा मतलब ये चल रहा है दोनों FIR को लेकर के, यानी 423 और 430 और 429 ये दोनों केसों के जितने भी अभियुक्त हैं वे तो दोनों को मिला करके 29 हैं अभियुक्त। किंतु उन 29 अभियुक्तों में 6 लोग दोनों में हैं, इसलिए व्यक्तियों की संख्या केवल मात्र 30 रह जाती है। हिमांशु वर्मा जी को सत साहेब, डालचंद चौहान जी को सत साहेब। ये 23 रह जाते हैं और 23 अभियुक्त में से वो 6 जो हैं दोनों में हैं। वो 6 कौन कौन हैं? उसमें 6 लोगों में से नाम आपको गिना देते हैं। वह हैं राज कपूर उर्फ प्रीतम, दूसरा है राजेंद्र, तीसरा जोगेंद्र उर्फ बीलू जो गुरु जी का भांजा है, और तीसरा वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र जो गुरु जी का बेटा है, और 5वां बबीता तथा 6वां गुरु जी हैं।
यानी ये 6 लोग दोनों केसों में हैं और शेष 6 लोगों के बाद में शेष 23 जो हैं वो अलग अलग से हैं। सुजीत कुमार जी सत साहेब, वीरेंद्र दास जी सत साहेब, सुब्रन दास जी को बार बार सत साहेब, और ये सुजीत कुमार जी, मार्कंडे आपको सत साहेब, हिमांशु वर्मा जी को सत साहेब। तो ये है, ये 6 लोग जो हैं ये दोनों केसों में हैं। तो दोनों केसों में ये एक ही सजा, मतलब एक ही साथ चल रही है, इसलिए 23 लोग हैं। और 23 लोगों में इन लोग जो है, इन लोगों में से एक वीरेंद्र को छोड़ करके शेष सभी लोगों जमानत नहीं हुई है। 6 लोगों में से बाकी सब लोग जो हैं अन्य केसों में, इसमें एक में जमानत है तो दूसरे में जमानत नहीं है, दूसरे में जमानत है तो तीसरे में जमानत नहीं है, इसलिए दूसरे केसों में जमानत है, इसलिए जमानत नहीं हुई है, इसलिए जेल में है। लालचंद चिप्पा जी को सत साहेब, जय बंदी छोड़। तो ये लोग जो हैं, इन 6 लोगों को मिला करके कुल दोनों केसों में 29 हो जाते हैं, लेकिन 6 लोगों को दोनों केसों में एक साथ चलना है, सजा काटनी है, वे व्यक्तियों की संख्या 23 हो जा रही है। अब चूंकि आपको यहाँ इन 23 में अब एक संत रामपाल जी महाराज हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले में से हैं ये लोग। ये 23 में जितने भी हैं, ये 23 के अलावा और कुछ लोग हैं जिनका नाम आगे बताएंगे, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य हैं, यानी आस्तीन के सांप ये लोग थे। ये संत रामपाल जी महाराज तो अपने ज्ञानों का दूध कहिए या अमृत कहिए, ये लोग पिला रहे थे, लेकिन ये लोग की स्वभाव ऐसा था, सर्प का स्वभाव ऐसा होता है कि कितना हो भी उसे दूध पिला दीजिए तो वे दूध को अपने स्वभाव से अपने विष की ओर बदल लेता है, यानी वे अमृत को भी ये विष बना लेता है सर्प। और ये सर्प जो है, सर्प को गुरुजी ने अपने ज्ञानों का दूध पिलाते रहे, और ये लोग थोड़ी सी भी उसे पी करके, अमृत रूपी पी करके, वे मतलब अमृत रूप में ज्ञान को प्राप्त न करके और ये विष रूप में प्राप्त किया, और सदा विष ही उगलते रहा। आपने सुना होगा, विष उगलने के लिए बात मैंने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये विषैले सर्प जितने भी दूध पी ले है वह विष ही उगलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आपने देखा सुना होगा, जब बरवाला कांड लोकेश दास जी को सत साहेब, भरत दास जी गायरी, भगत दास जी गायरी को सत साहेब, आप सभी उमेश दास जी को सत साहेब, सभी लोगों को सत साहेब हैं। तो ये क्या कर रहे थे कि आपने देखा होगा, बरवाला घटना घटित होने के पूर्व जो जितने भी गुरुजी के इर्द गिर्द रहने वाले थे, आसपास रहने वाले थे, ये ज्ञान का दूध नहीं पी रहे थे, वे विष पी रहे थे। और ये गुरुजी तो अपना दूध पिला रहे थे, मगर उस दूध को ये लोग विष में परिवर्तित कर रहे थे। जैसे आपने सुना होगा, बरवाला कांड के पहले राज कपूर और राम कंवर ढाका का बयान, जो मीडिया के समक्ष बयान दिया करता था, वही मीडिया के समक्ष भी विष उगला, बयान नहीं कहिए, विष उगला था। क्या विष उगला था कि यदि संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी न्यायालय जाना चाहेंगे, चाहे वह, ये बात 17 की थी, कि चाहे वह 17 तिथि हो या उसके आगे की भी हो, तो उन्हें किसी भी तिथि पर हम लोग नहीं जाने देंगे। ये आज हमने निर्णय लिया है। अब भगत जी आप जरा सोचो, ये इतने विष उगले, गुरुजी के ज्ञानों को अमल न करके इतने विष उगले कि गुरुजी ने कहा था
और कह रहे थे कि मुझे न्यायालय तक जाने दो। फिर भी ये लोग बीच उगल रहे हैं कि स्वयं भी अगर न्यायालय तक जाना चाहेंगे, 17 तो क्या 17 के आगे भी जाना चाहेंगे, तो ये वहां पर नहीं जाने देंगे। यदि जाना चाहेंगे तो दूसरा विष उगल रहे हैं। क्या विष उगल रहे हैं कि यदि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जाना चाह रहे हैं तो लाखों भक्तों के लाशों से गुजरना होगा। ऐसे ऐसे ये विष उगले हुए हैं। और ये जो भी थे, ये गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले में से, इनके अलावा जो नाम हमने रखा अभी 23 लोगों का, इसके अलावा और लोग भी हैं जो हमने ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में पेज नंबर 174 पर सभी लोगों का नाम लिखा है। इन्होंने बयान क्या दिया है, उस बयान में मतलब वो हिंदी रूपांतरण हमने लिखा है कि राजेंद्र और राज कपूर तो मतलब जब ये इनका बयान लिया गया तो इन्होंने गुरु जी के बयान के ठीक विपरीत में इन्होंने बताया क्या। गुरु जी ने कहा था, क्या कहा था? गुरु जी ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। और उनके इस बयान के विपरीत में ये राजेंद्र और राज कपूर मीडिया के समक्ष और पुलिस के समक्ष बयान देते हैं, जिसमें राज कपूर ने गुरु जी के खिलाफ में बयान क्या दिया कि ये दोनों कौन कौन, तो राजेंद्र और राज कपूर, जिसे राज कपूर को प्रीतम भी कहा जाता है, उर्फ नाम है उसका। ये दोनों जो हैं बहुत वर्षों तक करौंथा आश्रम में जब वजूद में आया था तो रहे। जब संत रामपाल जी महाराज 2006 में करौंथा आश्रम को छोड़ दिए, अरे छोड़े कहाँ थे, वे तो जेल में भेजवा दिए थे, तुम लोगों ने छोड़ दिए थे। बलजीत जो बरवाला आश्रम को प्रति 25 लाख प्रति एकड़ भाव से 12 एकड़ में जमीन खरीदा था और उसने उस पर आश्रम का निर्माण किया था। उस निर्माण करने के बाद में अब देखिए यहाँ क्या बयान दे रहे हैं राजेंद्र और राज कपूर। ये न्यायालय में क्या बयान दे रहे हैं पुलिस के समक्ष में कि सन 2013 में संत रामपाल जी महाराज के निर्देशन में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया गया था। अब बताइए, सन 2013 की बात कर रहा है, जबकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सन 2010 में मानसरोवर पार्क रोहतक में ये लोगों ने गठन कर लिया था। 2013 तक तो सारे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था, कमांडो तैयार कर लिए हुए थे और ये स्टेट कोऑर्डिनेटर जिला वगैरह सब तैयार कर लिए हुए थे। तो ये 2010 में इन्होंने मानसरोवर पार्क रोहतक में किया, जबकि गुरु जी तो 150 किलोमीटर दूर वे बरवाला आश्रम में अपना कार्य कर रहे थे। अब चलिए इसके आगे चलिए आप कि 2013 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज के निर्देशन में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया गया। ये बयान किसका है? राजेंद्र और राज कपूर दोनों का। इसके अलावा राजेंद्र और राज कपूर दोनों क्या कहते हैं कि हमारे अलावा इस समिति के सदस्य बलवान हैं, संजय वो खानपुर वाला बलवान जो वो हिमाचल प्रदेश का है वे है, और संजय जो है ये खानपुर वाला गुरु जी का दामाद है, जोगिंदर जो गुरु जी का भंजा है, वीरेंद्र जो गुरु जी का बेटा है, कृष्ण बहराना, ये पवन, राजीव शर्मा, राजेश उर्फ रमेश,
रामचंद्र, राजेश, सावित्री, सविता, नीलम, टीना, ये आदि सब जो हैं, राजबाला, ये आदि सब जो हैं इस समिति के सदस्य थे। ये राजेंद्र राज कपूर का ये बयान है कि ये लोग भी इनका सदस्य थे। ये सब लोग मिल करके 2013 में गुरुजी के देख रेख में बनवाए हुए थे। अब ये आगे क्या बयान करते हैं कि सभी लोगों का मुख्य काम, अब ध्यान से सुनिएगा भगत जी, कि ये क्या बयान दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। ये आस्तीन के सांप हैं या नहीं हैं, ये आस्तीन के सांप हैं या नहीं हैं, ये आप भगत समाज को निर्णय करना है। ये बयान दे रहे हैं कि हम सभी लोगों का मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना एवं लाठी, डंडे, हेलमेट इत्यादि का उपलब्ध कराना है। ये बयान दिए हुए हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये हम लोग सदस्य भी हैं और इसके अलावा अन्य लोग भी सदस्य हैं, और जो उनके इर्द गिर्द रहते थे तो वो तो थे ही, ये लोग भी आस्तीन के सांप में गिने जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि लाठी, डंडा वगैरह, हेलमेट वगैरह जो है वो हम लोगों को उपलब्ध कराना था काम। इसके लिए अब ये लाठी, डंडे, कमांडो तैयार करने के लिए हेलमेट वगैरह, लाठी वगैरह को लाने जाने के लिए पैसे का उपाय कौन करता था, तो वह उपाय बलजीत लहरी द्वारा बंदोबस्त की जाती थी। बलजीत लहरी द्वारा उसका पैसे का बंदोबस्त किया जाता था, वे दिया करता था, और उसी के साथ ये लोग मिल करके काले कमांडो के साथ मिल करके गुरुजी को, ये बयान में दे रहे हैं कि वे लोग काले कमांडो के साथ मिलकर गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे, यानी रोकते थे, वे बंधक बनाए हुए थे, और कानून का इग्नोर अर्थात अनदेखी करते थे। ये खुद मतलब अपना बयान दिए हुए हैं कि हम लोग गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे और कानून का इग्नोर हम लोग करते थे। उसके बाद में बयान देखिए क्या देते हैं कि 18/11/2014 को पुलिस जब आश्रम की ओर रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई, तब हम सभी अपने प्लानिंग के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी, डंडा, गुलेल, पेट्रोल बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तु एवं हथियार के साथ तैनात कर दिए गए। यानी कि ये लोग जो थे, यानी इन गुरुजी के इर्द गिर्द रहने वाले जो ये आस्तीन के सांप थे, ये काले कमांडो को लाठी, डंडा, पेट्रोल बम, गुलेल आदि दे करके और पुलिस के सामने ये तैनात कर दिए हुए थे। चारों तरफ, आश्रम के चारों तरफ आपने देखा भी होगा कि ये लोग कैसे लाठी, डंडा, काले कमांडो, काले कपड़े पहन करके और पूरे आश्रम के चारों ओर मतलब ये घिरे पड़े हैं। इस स्थिति को अब ये यहाँ आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, हर बिंदु पर ध्यान दीजिए। इस स्थिति को गंभीर होते देख औरत एवं बच्चे जो आश्रम में मौजूद थे, यानी आश्रम के अंदर मौजूद थे, वे आश्रम से बाहर जाना चाह रहे थे, जाने के लिए जिद कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। तब अब ये लोग का बयान है, मतलब ये गुरुजी का बयान नहीं है, ये इन लोगों का बयान है जो आस्तीन के सांप की तरह गुरुजी के इर्द गिर्द रहते थे। उनके दूध को पी करके भी विष बना लिया करते थे अपने अंदर। तब ये क्या कह रहे हैं ये लोग कि जो लोग भी जबरदस्ती या बाहर जाने के लिए कोशिश करते थे, जो भी आश्रम से, तो उन सब को बाबा रामपाल जी के आज्ञा पर
उनके कहने पर उन औरतों एवं बच्चों को एक रूम में बंद कर मारपीट किए और मारपीट करने के बाद में जब रजनी उनकी औरतों की या जैसे रजनी हुई या सरिता हुई या अन्य की जब स्थिति खराब हो जाती थी तब वे आश्रम के गेट के सामने रोड पर फेंक दिया करते थे। ये मतलब बयान है इन लोगों का। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों का बयान है। ये आस्तीन के सांप जो थे उन लोगों का बयान है। गुरुजी ने इतना दूध पिलाया, इतना ज्ञान दिया, इतना अमृत खिलाया पिलाया, लेकिन सर्प का स्वभाव क्या होता है? सर्प का स्वभाव वही होता है, वह जब भी उगलेगा तो विष ही उगलेगा, और वही स्थिति हुआ है। गुरुजी को इन लोगों ने रोका, गुरुजी के मतलब न्यायालय जाने से इन लोगों ने रोका, गुरुजी को जाने से धमकी दिया, विष उगला कि लाशों से गुजरने पड़ेंगे, लाखों लाशों से गुजरने पड़ेंगे, इन लोगों ने दिया। और किसके आज्ञा पर दिया? तो बाबा रामपाल जी महाराज की आज्ञा पर दिया। जबकि बाबा रामपाल जी महाराज का तो किसी भी प्रकार का न तो आज्ञा आया था न कुछ आया था, क्योंकि वे तो 7 फरवरी को तुम 7 नवंबर को तो मैं खुद वहाँ से आश्रम में था, तो 7 नवंबर से 18 नवंबर तक तो गुरुजी सामने आ ही नहीं हुए थे। वो ना उनके आवाज में किसी भी प्रकार का आदेश आ रही थी। वहाँ से हमने नाव को चला था, उस आश्रम से हमने नाव को वहाँ से निकल चुके थे। चूंकि नाव को मेरा गाड़ी था, गाड़ी वापस लेने के लिए आश्रम से हम निकल चुके थे। तो जब गुरुजी जब सामने आए ही नहीं तो फिर वे आदेश कैसे दे दिए? और उनका कोई भी किसी भी प्रकार का आदेश तो वो लाउड स्पीकर से आता नहीं था। लाउड स्पीकर से तो वहाँ के आश्रम के रहने वाले ये मौजूद शिष्य, जिसे आस्तीन का सांप कहा जा रहा है, वे लोग का आदेश आ रहा था। अब आगे चलिए, ये दोनों लोगों ने ये पुलिस के समक्ष बयान दिया, और ये लोग पुलिस के समक्ष जब बयान दिया तो पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट करके रिमांड पर लिया, और रिमांड पर ले जा करके और आश्रम में वे रिमांड पर ले करके आश्रम में गया तो इन दोनों ने उस कमरे को चिन्हित कराया, उस कमरे को बताया, दिखाया कि इसी कमरे में उन सभी 5 महिला और 1 बच्चे की मृत्यु हुई थी। उनकी इसी कमरे में हम लोगों ने, जो बाहर जाना चाह रहे थे, उसको जबरदस्ती इस कमरे में हम लोगों ने बंद कर दिया था और मारपीट किया था। और उसी के बाद में ये संजय, इतना ये जानिए कि अभी तक तो उस समय जिस समय ये डिसीजन हुई थी, तो ये संजय खानपुर वाला जो गुरुजी का बेटी मंजू का पति है, वे, और ये नीलम जो धनाना का रामपाल जी महाराज नहीं, रामफल की पुत्री है, पुत्री या पत्नी है, और राजबाला जो गुरुजी की बहन है, तथा कृष्ण जो बहनोई है, ये मतलब फरार थे उस समय तक से। जब ये डिसीजन आया 18 नवंबर 2014 की घटना के संबंध में, 2018 को जब ये डिसीजन आया, तब भी ये लोग फरार थे, यानी कोर्ट के समक्ष नहीं थे। तो ये फरार में मतलब घोषित किए गए हैं न्यायालय द्वारा। बाद में पकड़ करके और पुलिस उनको अंदर की है, तो अभी वे अंदर में है। इस तरीका से ये जो जितने भी नाम हमने गिनाया, वो गुरु जी के आसपास रहने वाले उनके शिष्य जो थे, वे आस्तीन के सांप थे, और आस्तीन के सांप
का स्वभाव आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका स्वभाव जो होता है वह विष उगलना होता है और सादा विष उगलते रहे। और आज भी ये लोग विष उगल रहे हैं और उसी विष को खाने के लिए हमारे भगत भाई गण उन लोगों के आश्रम में, जिन लोगों का आश्रम संत रामपाल जी महाराज का है भी नहीं, इन विष उगलने वाले आस्तीन के सर्पों का ये आश्रम है, उसमें ये विष खाने के लिए लोग जा रहे हैं और गए हुए भी थे। लाखों भक्तों की संख्या में वहां पहुंचे थे ये विष खाने के लिए। आज भी संभलो, नहीं तो फिर पता नहीं आगे आपकी क्या हाल होगी, वो परमात्मा जानते हैं। पुष्पा सैनी जी को सत्साहेब, कृष्ण दास श्रेष्ठा जी को सत्साहेब, नेपाल के कृष्ण श्रेष्ठा जी और गोपाल जी सत्साहेब, सब लोगों को सत्साहेब मेरा। वीरेंद्र दास जी सत्साहेब। तो ये सब लोग मतलब वही विष पीने के लिए जा रहे हैं और वो विष ऐसा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर आपका ये शरीर जो है वो सर्प की तरह, आस्तीन की सांप की तरह आपके भी शरीर जो विष उगल रहे हैं, विष खा रहे हो, तो वहीं आपके शरीर में भी विष गड़ रहे हैं। आप भी उसी तरह का हो जाओगे यदि नहीं संभले तब। तो आप आश्रम में ये पेड़ा लड्डू वगैरह खाने के लिए जा रहे हो, कभी भी आपने आश्रम में ये पता किया कि ये आश्रम कौन और किसका और इसके संचालक कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये गुरु जी का है भी या नहीं भी है, ये आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमने शामली जो ये आपके उत्तर प्रदेश में शामली बेदखेड़ी में जो ये आश्रम है, इस संबंध में हमने एक आरटीआई लगाया था और दोनों की आरटीआई का मैं आपको बता दूं कि ये आरटीआई लगभग 12-14 संख्याओं में आए हैं, लेकिन सबको मैंने नहीं देख पाया हूं। और ये जो देखे हैं वो सो लिख रहे हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सारी बातें हम लिखेंगे। और लिखने के बाद में ये शामली वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये शामली वाला पर आपका देखिए ये किसका आश्रम है, ये आश्रम किसका है, ये आपको दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि मेरे द्वारा मांगी गई थी कि इस आश्रम की भूमि कितने एकड़ में है और भूमि किसके नाम से हासिल की गई है, भूमि हासिल करने से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए के संबंध में इन्होंने लिखा है। टोटल देखिए ये अपना ये शामली से करीब कितने पन्ने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पन्नों में आया है। अभी हमने इसका पूरा स्टडी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुख्य चीज देखे हैं वे आप लोगों के समक्ष अभी रख देता हूँ और इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि ये लोग आज भी समझे कि ये आरटीआई जो है वो अधिकारी से प्राप्त हुआ है, ये मुझे और किसी भक्त से प्राप्त नहीं हुआ है, ये ओरिजिनल कॉपी है। इन्होंने दिया है कि कौन दिया है, तो ये सूचना जन अधिकार तहसीलदार कैराना का। तो इन्होंने लिखा कि बेदीखेड़ी तहसील करौना जिला शामली में राजस्व अभिलेखों में खाता नंबर 199
खेसरा नंबर 244, रकबा 1.9140 हेक्टेयर भूमि में मुनि धर्मा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष देशराज सिंह पुत्र राजबहान सिंह अशोक नगर दिल्ली के नाम से दर्ज है। ये अब आप सोचिए, शामली में जाने वाले और आस्तीन के सांपों का विष पीने वाले भोजन भंडारा के नाम पर ये सर्पों का विष जो पीने के लिए, लड्डू खाने के लिए जा रहे हैं, वे आश्रम देशराज का है, उसके नाम से ये बना हुआ है। और उन्होंने कहा है कि इसका पूरा डीड और डॉक्यूमेंट जब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप खिड़की पर आ करके ये उपलब्ध है, फीस जमा करके और आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। तो मैं अब इनके उस डीड की कॉपी को इस राजस्व विभाग से अभिलेख को ऑनलाइन उपलब्ध कराऊंगा, उनका फीस जमा करके मैं प्राप्त करूंगा। ये इस तरीका से आप ये समझिए। अभी तो पूरी दिखाना है, 12 पेज में दिए हुए हैं। अब देखिए, और एक और बात ये है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं कि शामली में जो है वो फलाने फलाने से अनुमति ले करके और आश्रम में ये कार्यक्रम की जाती है और फलाने फलाने से ये दे रहे हैं, और जिस तिथि में ये हमने मांगा है उसी तिथि में ये दे रहे हैं उनके इर्द गिर्द रहने वाले कि हमसे अनुमति नहीं ली जाती है। ये 2 रंग का बात दे रहे हैं। अब देने वाले भी जरा सोचें तो कौन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ये सारी बातों का चर्चा आगे के दिनों में करूंगा। अभी आप लोगों को शॉर्ट में दिखा दिया और बता दिया। अब मैंने सोजत से भी ये देखिए, सोजत वगैरह से भी चिट्ठी मांगा था। अनेकों आए हैं, करीब 14-15 मतलब ये सूचना हमारे पास आए हुए हैं, जो हमने थोड़ी सी शॉर्ट में इसको पढ़ करके नोट किया है। उसके संबंध में मैं बताऊंगा। अभी इसके अलावा आपको इतने मतलब पेपर्स अभी जो हमने नहीं पढ़ा है, अभी खोला ही नहीं है, इस ITI के कागज को खोला ही नहीं है कि मतलब कितने हैं कितने नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है। इसलिए इनको खोल करके, पढ़ करके, देख करके, जान करके और समझ लेंगे, तब आपसे हम आगे बातचीत करेंगे। फिर भी शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि हमने सोजत से भी ये मांगा था ITI के तहत। तो सोजत से ये आया कि मैंने क्या मांगा था। मैंने, अब देखिए, इन लोगों की मतलब देने वाले की भी बुद्धि देखिए। ये मुझे प्राप्त हुई है सूचना 3/4/2025 को प्राप्त हुई है। और सोजत के बारे में अधिकारी जो है वो कार्यालय उपखंड अधिकारी, जिसे SDGM कहा जाता है, वहां से मुझे प्राप्त हुआ है कि मेरे द्वारा मांगी गई थी 10/3/2025 को, और ये उसका यानी 10/3/2025 का डेट में मुझसे मांगी गई थी उनसे जो सूचना, उसका जवाब ये अपने पत्रांक संख्या RTI 2025/243 दिनांक 10/3/2025 को ही वे हमको सूचना भेज देते हैं। और हमें प्राप्त होता है कब? 3/4/2025 को। ये हैं मतलब उपखंड यानी SDGM पदाधिकारी सोजत का।
और इन्होंने क्या लिखा कि सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा मांगे गए 4 बिंदुओं की सूचना चारों बिंदुओं पर उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा यही कहा गया है कि सूचना प्रश्नोत्तर प्रकृति का है। अरे हम तो प्रश्न कर रहे हैं, हम तो मांगिए रहे हैं कि भाई इस संबंध में हमें प्रस्तुति बताओ, हैं? तो ये दे रहे हैं उसकी सूचना की सूचना प्रश्नोत्तर प्रकृति क्या है। अरे तो भाई हम प्रश्न ही कर रहे हैं ना कि सोजत किसका, सोजत में जो आश्रम बना हुआ है वह किसका है, वो आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। तो वो ये प्रकृति बता दे करके और अपना जान पैगरा छोड़ दिए। और जिस रोज हम मांग रहे हैं, जिस रोज हमारा पत्रांक है 10/3/2025 को यहाँ से हमें भेजने का, और जब यहाँ से भेजे उसी दिन उनको प्राप्त हो जाती है। इतने झूठे लोग ये लोग हैं। 10 को हमने दिया और वे 10 में ही अपने मेरे RTI का अपना जवाब दे दिए, और मिला मुझको कब 3/4/2025 को, महीनों दिनों बाद। जब सोचिए कि 10 को हमने यहाँ से छोड़ा तो जाने में भी 1-2 दिन टाइम लगे होंगे, लेकिन 1-2 दिन टाइम की बातें छोड़िए ना, जिस रोज हमने भेजा उसी रोज उनको वो RTI का जवाब दे दिए। ये उपखंड महाराज जी हैं हमारे ऐसे सोजत का। हाँ, एक वकील साहब का बार बार फोन आ रहा था, तो अभी बता दिए कि थोड़ी लाइव हैं, बाद में बातचीत करेंगे। तो ये RTI के तहत में ऐसे मतलब जवाब दे रहे हैं। हमने पंजाब में खमानों से मांगा था, और ये खमानों से मांगा था, आया है 2 चिट्ठियाँ, इसमें से 2 आया है, 2 चीज आया है, और दोनों, एक प्राप्त हुआ है 3/4/2025 को, और दूसरा प्राप्त हुआ है 8/4/2025 को। ये पंजाबी भाषा में है, और मैं पंजाबी पढ़ नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ। इसे हिंदी कराने के लिए किसी पंजाबी भाई से यहाँ पर मिलूँगा, उससे हिंदी कराऊँगा, तब इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक खमानों से जो आया है वो 4 पन्ने में है। चारों पन्ना में क्या क्या लिखी गई है ये उसी भाषा में है जो पंजाबी भाषा होती है, तो जिसके कारण मैं इसको वर्णन नहीं कर सकता। जब हिंदी करा लेंगे या इंग्लिश करा लेंगे तब मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। अब हमने हरियाणा कुरुक्षेत्र पिपली से मांगा था, हमने मांगा था पिपली से, तो वे सूचना 28/2/2025 को मांगा था। ये सूचना पिपली से, ये पिपली से आया हुआ। तो ये 28/2/2025 को हमने मांगा था सूचना, तो उसमें राज्य सूचना अधिकारी कम खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिपली द्वारा हमें चारों बिंदुओं पर, यानी ये थोड़ी ध्यान दीजिएगा, ये मेरे 28/2/2025 वाला जो पत्रांक से मैंने मांगा था उसका ये जवाब दे रहे हैं, जो मुझे प्राप्त हो रहा है 16/4/2025 को। उन्होंने मुझे दिया कि सतलोक आश्रम पिपली कुरुक्षेत्र किस संस्था से संबंधित है, इसका विभाग से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती है। और दूसरा देते हैं कि आश्रम पिपली कुरुक्षेत्र का संचालक कौन है, इसका विभाग से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपको सूचना नहीं दूंगा। ये हमारे राज्य सूचना अधिकारी कम खंड विकास एवं पंचायत पदाधिकारी का जवाब है। और इनके द्वारा वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि इनके द्वारा
यानी कि जो ये पिपली कुरुक्षेत्र हरियाणा द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जाता है, उनमें से इनके द्वारा कोई भी प्रोग्राम हमसे यानी एसडीएम से कोई भी परमिशन नहीं ली जाती है। ये देख लीजिए, मतलब यहाँ ये दे रहे हैं, हमसे परमिशन नहीं ली जाती है। तथा भूमि के संबंध में जो आपने सूचना मांगा है कि ये भूमि जो है कितने एकड़ में है, किनके नाम से है, कैसे ये हासिल की गई है, कितने में हासिल की गई है, तो इस संबंध में इन्होंने हमें दिया है कि भूमि संबंधी मांगी गई सूचना रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र से मांगी जा सकती है, उससे संबंधित है, आप उससे मांग सकते हैं। वे भूमि संबंधी रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र के बारे में हमें बता करके दिया है। तो मैं इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र से मांगूंगा ये उस कुरुक्षेत्र की भूमि जो पिपली में अपना आश्रम बनाए हुए हैं, उस भूमि के संबंध में मैं आगे के दिनों में मांग करूंगा अपने आरटीआई के माध्यम से। और दूसरा देखिए, आप ध्यान देखिए, यहाँ तो 28/2/2025 को जो मेरे द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई थी, वे 16/4/2025 को तो ये दे दिए। फिर वहीं हरियाणा कुरुक्षेत्र में मैंने जो 28/2/2025 को मांगा था, उसी के संबंध में दोबारा इन्होंने 24/4/2025 को हमको उपलब्ध कराया अपनी सूचना। इस सूचना में ये क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा यानी मेरे द्वारा जो 28/2/2025 को सूचना मांगी गई थी, उसके जवाब में राज्य सूचना अधिकारी कम नगराधीश कुरुक्षेत्र का पत्रांक संख्या 1107 MA3 दिनांक 16/4/2025 को दिया कि शोभा यात्रा हेतु क्रमांक 6018 M3 दिनांक 26/5/2023 को अनुमति दी गई। और ऊपर क्या कहते हैं कि ये मुझसे किसी प्रकार का सूचना नहीं मांगी जाती है और नहीं दी जाती है। यह सूचना कब दे रहे हैं? यह सूचना दिया कि 12/10/2023 के बाद से अनुमति संबंधी उपमंडल अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। यानी दोनों बात एक ही दिन का मेरा मांगा हुआ, एक ही बारे में ये दो चीज दे रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये कुरुक्षेत्र वाले जो आश्रम बना करके वहाँ भक्त जो लोग भी जा रहे हैं, तो उनकी क्या दशा होती होगी जब वहाँ का अधिकारी भी ऐसे ऐसे गलत और भ्रामक तथा दोगली बातें सूचना में दे रहा है कि हम सूचना भी मतलब किसी भी प्रकार का परमिशन भी नहीं लेते हैं और परमिशन भी देते हैं। तो शोभा यात्रा के लिए हमने परमिशन दे दिया था, और जो अब जो भी लेते हैं वो मेरे मुझसे नहीं ले करके उपमंडल अधिकारी से लेते हैं। तो हम तो उपमंडल अधिकारी से ऊपर मांगा था, ऊपर भी वहीं दिए हुए हो खंड विकास, और 28/2/2025 को ही मांगा था, उसका जवाब कुछ और दे रहे हो। फिर उसी को 24/4/2025 में जवाब कुछ और दे रहे हो। तो ये मिली भगत है। मिली भगत क्या है कि ये मिली भगत है कि ये भगतों के जो विषैले होते जा रहे हैं, विष खा करके, वो विषैले जो आस्तीन के सांप जो गुरु जी के दूध को पी करके विषैला बन चुके हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हों जो इसको मैनेज करते हैं, वे लोग के यहाँ ये लोग जा करके जो भी भंडारा वगैरह करते हैं, वो भंडारा नहीं है, वो अमृत नहीं है, वो दूध नहीं है, वो विष है। वे इन लोगों का उगला हुआ सामान जो खा रहे हो, वो आप भी विष बनते जा रहे हो।
और आप उनके विष के बदले में जो पैसा देते हो, तो ये ऐसे अधिकारी लोगों को अपने मेल और साजिश में ला करके और दो तरह का ये सूचना दी जा रही है। एक ही डेट की, एक ही तारीख की, एक ही व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में ये ऐसे जवाब आ रहे हैं। तो अभी पिपली कुरुक्षेत्र का बताया, क्योंकि बहुत से अभी आए हुए हैं, सबका पढ़े नहीं है, शॉर्ट में सबका साधारण रूप से पढ़े हुए हैं, आप लोगों के बीच में मैंने रख दिया। और एक और भी आया है, जो ये ITI जो प्राप्त है हमें पिपली से, है ना, वो देख लीजिए, पिपली से ही प्राप्त है। ये मांगा था, तो इन्होंने 28 को ही ये चारों बिंदुओं पर ये ऐसा दिया था कि किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है, और सतलोक आश्रम के भूमि के संबंध में आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जानकारी ले सकते हैं। अच्छी बात है, आपने इतना तो कहा कि इसकी सूचना आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखूंगा, उनके पास उनकी जवाबें मांगूंगा कि उनका आश्रम जो है वह किनके नाम से है, वह आश्रम का संचालक कौन है, भूमि कैसे प्राप्त की गई, इस भूमि को प्राप्त करने के लिए कहाँ से फंडिंग हुआ और कौन फंडिंग किए, और फंडिंग हुआ तो गुरु जी के नाम पर क्यों नहीं आया वे संपत्ति। ये सारी बातें चर्चा बाद में की जाएगी और मांगी जाएगी। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये तो बात रखी पूर्व में 429 और 430 की। तो 429 में 15 लोगों की बातें हमने उनके पता वगैरह सब लोग को बोल दिया था, और आप लोग शायद लिख लिए भी होंगे। और 430 में कौन कौन वे लोग हैं और क्या उनका मतलब स्टेटमेंट था, जो 430 का FIR किए हुए हैं, वो कौन किए हुए हैं, ये शॉर्ट में बता देते हैं। चूँकि समय तो गुजर गया था, काफ़ी लंबे समय गुजर गए थे, वो सत्साहिब सेवा दल वाले लिंक पर नहीं जुड़ रहे थे हैं, तो फिर हमें दोबारा शशि भूषण सिंह वाले लिंक पर आना पड़ा। तो इसके लिए हम क्षमा मांगेंगे आपसे। अब जब भी आएंगे तब मैं इसी शशि भूषण सिंह वाले ID पर ही आएंगे, ताकि वे नेपाल के भगत गण भी जुट जा रहे हैं। दिलीप दास वगैरह सबको सत्साहिब, राम आशीष दास जी को सत्साहिब, उमेश दास जी को आपको बार बार सत्साहिब, और सभी लोग जो भी भगतगण जिनका मैंने नाम नहीं लिया, विवेकानंद जी हैं, और वकील साहब हैं, ये पटना हाई कोर्ट के वकील साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं सत्साहिब और राम राम कहूँ। तो ये 430 के बारे में आपको मैं यहाँ पर बातें रख देता हूँ, जिसमें मात्र 14 अभियुक्त हैं, जिनका नाम मैं आपको यहाँ पर रख देता हूँ। और उसमें आपको मैंने बता दिया है कि 429 में और 430 में जो 6 नाम जो है, वो 6 नाम भी इसमें है। तो 6 नाम दोनों में है, तो टोटल उसमें 15 और इसमें 14, यानी कि 29 हुए, किंतु व्यक्ति कितने हैं? 23 हैं। तो उन 23 व्यक्तियों में से ये 430 में जो 14 लोग हैं, उन 14 लोगों का नाम आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ, पता रख देता हूँ। आप इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। एक राज कपूर उर्फ प्रीतम, जो इमलोटा का रहने वाला है ना, जो मैंने आपको 429 में इनका नाम लिया था, वे हैं। और 430 में भी यही हैं। और राजेंद्र, जो लेखराम के लड़के हैं, जिनका ग्राम भटगांव है, थाना सदर सोनीपत के रहने वाले, जिला सोनीपत के हैं, ये 430 में भी हैं। ये 2 हो गए।
और तीसरा जो है वो बलवान। बलवान केवल मात्र इसमें है, 430 में है। वो बलवान की जमानत हो गई है, जमानत पर हुआ है। बलवान, ये कौन बलवान है? ये भगवान, इनके पिता का नाम भगवान रघु, ग्राम रीवा, जिला किन्नापुर, ये हिमाचल प्रदेश का है, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का महासेक्रेटरी था, महासचिव था। जो ये इन्होंने ये कहा था, बोला था कि इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, तो हम लोगों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने उनकी सुरक्षा के लिए कमांडो तैयार करके इनकी सुरक्षा में लगाया है। ये वही व्यक्ति है बलवान। और ये दूसरा, चौथा है पवन, पिता का नाम ओमनाथ, निवासी टकसाल, थाना परमाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का। और राजीव शर्मा, ये पांचवा हुए, पिता का नाम जयदत्त शर्मा, निवासी देरंग, ये सोलन, हिमाचल प्रदेश का। और छठा राजेश उर्फ रमेश, ये इनके पिता मांगेलाल जी हैं, ये पोमावास, थाना सुमेरपुर, जिला पाली, राजस्थान के रहने वाले हैं। सातवां नटवर लाल उर्फ लक्ष्मण, इनके पिता का नाम शंकर दास, निवासी नरसिंहपुरा, थाना ओगना, जिला उदयपुर, राजस्थान का है। और आठवां राजेश, ऊपर मैंने राजेश का नाम जो लिया था, वो राजेश जो हैं वो उर्फ रमेश हैं, और ये केवल राजेश हैं। इनके पिता का नाम हरिराम नाम मीरा है, निवासी हैं प्लॉट नंबर ये इनका 101, सूरजनगर कॉलोनी, थाना मॉडल टाउन, सवाई माधोपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं। ये रामचंद्र, पिता रोशन लाल, ग्राम बरना, थाना थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र के हैं। और 10वां में हैं जोगेंद्र उर्फ बिल्लू, जो गुरु जी का भांजा हैं, जो 429 में भी हैं। और ये वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, जो गुरु जी का बेटा है, जो 429 में भी हैं। और बबीता उर्फ बेबी, जो बलजीत की बेटी है, जो 429 में भी है। और संत रामपाल जी महाराज हमारे इसमें भी हैं और 429 में भी हैं। और ये कृष्ण कुमार, सन ऑफ कपूर चंद, ग्राम बरहना, थाना बेरी, जिला जज्जर, ये 14 लोग FIR 430 2014 में हैं। इस FIR को करने वाला वो ललितपुर जिला का रहने वाला सुरेश नाम का व्यक्ति है, जिसकी पत्नी रजनी की मृत्यु हो गई थी। उसने अपने ये FIR दर्ज कराने में जो बयान दिया पुलिस के समक्ष, वो अग्रोहा अस्पताल में दे रहा है। और वो ये फैसला का पारा नंबर 2, फैसला का पारा नंबर, पेज नहीं, पारा नंबर 2 पर आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि इन्होंने FIR में क्या दर्ज कराया है। और इनका FIR शॉर्ट में, मतलब जो केस इन्होंने किया था उसको शॉर्ट में मैं कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कितने इस केस में कितने अपील फाइल किए गए हैं और कितने नहीं किए गए हैं। इनका संक्षिप्त में केस है कि 19/11/2014 को SI देशराज अपने अन्य ASI कांस्टेबलों के साथ अग्रोहा अस्पताल में लॉ ऑन ऑर्डर ड्यूटी पर थे। उसी समय डॉक्टर पुलिस पार्टी से मिला एवं सूचना दिया कि सुरेश की पत्नी रजनी, जो जखोरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, सतलोक आश्रम से लाई गई थी। इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है। सुरेश जो गणपत का लड़का है और वह मृतक रजनी का पति है।
वहाँ उपस्थित था, यानी अग्रोहा अस्पताल में वह उपस्थित था। वहाँ बयान देता है, सुरेश का बयान क्या है कि वह जखोरा तहसील तालवेहर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वह मजदूर प्रकृति का व्यक्ति है। दिनांक 8/11/2014 को अपनी पत्नी रजनी, जिसकी उम्र 25 वर्ष की थी, वे अपनी माता काशीबाई के साथ सतलोक आश्रम बरवाला में आया था। वह दिनांक 10/11/2014 को घर वापस जाने के लिए हुआ तो बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायी, अब अनुयायी में कौन थे, जैसे राज कपूर, राजेंद्र और महेंद्र। तो राज कपूर राजेंद्र के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, और ये FIR में महेंद्र जो गुरुजी का भाई है उसका नाम दे रहा है। लेकिन ये क्लीन चिट एक रोहतास SI था जो महेंद्र का दोस्त था। वे उसी को ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिला। मात्र 3 माह में इनका नाम यहाँ FIR से हटवा दिया। ये इतने पावर विंद था ये महेंद्र, गुरुजी का भाई, जो SP का ड्राइवर हुआ करता था पुलिस डिपार्टमेंट में। तो यही महेंद्र को ये कहते हैं, FIR में दर्ज है, कहते भी हैं। और जब इनको हटाया तो इनकी नहीं पड़ी कि इनकी नाम क्यों हटा दी गई। ये FIR करने वाले कहते कि इनकी नाम हटा दी गई, पुलिस इनके पक्ष में है, हमारे गुरुजी को ये फंसाए गए हैं, इनका CBI जांच, ये लोग कहते तब CBI जांच होता। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को ले जा करके और ये क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराया गया। क्या कराया गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो मतलब ये नहीं रोके थे, कोई बंधक नहीं बनाए हुए थे, कोई हमें नहीं रोक रहे थे। आइए FIR में क्या कह रहे हैं कि महेंद्र, राज कपूर, राजेंद्र तथा रामपाल जी महाराज के कहने पर हम लोगों को वे रोके हुए थे। और बहुत से काले कमांडो, अब यहाँ आगे पढ़ रहे हैं, और बहुत काले कमांडो एवं लाठी गन आदि लिए हुए व्यक्तियों ने आश्रम से बाहर जाने से रोक रहे थे, जबरदस्ती रोक रहे थे। हम लोगों के बार बार प्रार्थना करने पर, ये सुरेश अपना बयान दे रहा है गुरु, ये अग्रोहा अस्पताल में डॉक्टर और पुलिस के समक्ष। और ये बयान जो है वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, वहाँ बयान हो रही है, ये बयान दे रहा है। इसी बयान को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने इन लोगों को बहला फुसला करके, अपने कलुजन में ला करके, अपने षड्यंत्र में ला करके ये सारी बातें गुरुजी के विपरीत में कहवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये सही बात करते, जो FIR किया था, FIR के आधार पर ये बातें करते, तो निश्चित था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले पकड़े जाते और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले दोषी पाए जाते और गुरुजी को निर्दोष घोषित करता न्यायालय। किंतु इन्होंने सारी बातें रामपाल जी महाराज के कहने से और इन लोगों के षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र में, और षड्यंत्रकारी मत कहिए, आस्तीन का सांप कहिए, इन लोगों के इर्द गिर्द जो गुरुजी दूध पिला रहे थे, दूध पी करके ये अपने स्वभाव से जहरीले सर्प बने हुए थे। ये जहरीले सर्प ही कहना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। ये हम लोगों के बार बार, यानी सुरेश ये कह रहे हैं, FIR करने वाला गुरुजी का शिष्य कह रहा है कि हम लोगों के बार बार प्रार्थना करने पर नहीं जाने दिए, और बाबा रामपाल एवं उनके अनुयायी जो क्या कहते थे कि जो वो चिल्ला करके बोलते थे आश्रम के अंदर में कि लेडीज एवं बच्चों को जो आश्रम के बाहर हम लोग अपना ढाल बनाए हैं, यदि किसी औरत या बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो इसका सारा दोष पुलिस पर मढ़ देंगे।
ये आश्रम में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, उन लोगों से कह रहे थे। और तब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुरेश ने अग्रोहा अस्पताल में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो वहाँ पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा है। वो अपने स्टेटमेंट में ये सारी बातें कह रहा है। वे स्टेटमेंट के बाद में आप पारा नंबर, फैसला का पारा नंबर 2 अवश्य पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बातें कहा है या नहीं कहा है। आगे ये क्या कहते हैं, आगे बताते हैं ये सुरेश कि अन्य सभी शिष्य व अनुयायी सभी जानते थे कि बाबा रामपाल जी महाराज के विरुद्ध न्यायालय ने वारंट उपस्थिति के लिए जारी किया है। ये जानते हुए भी ये ऐसा कार्य किए थे, ये सर्प, ये आस्तीन का सांप, कि संत रामपाल जी महाराज को हम किसी भी तरीका से अरेस्ट नहीं होने देंगे, अरेस्ट होने नहीं देंगे। ये लोग ये इस बात को नहीं कर रहे थे, ये लोग तो गुरु जी के विपरीत में ऐसे कार्य कर रहे थे ताकि गुरु जी अच्छी तरह से फंस जाएं इस केस में। तो ये इस तरीका से इन्होंने वारंट निर्गत जानते हुए भी, आश्रम में सबको जानते हुए भी ऐसा कार्य ये लोग जानबूझ करके किए और कराए। चूंकि उन्हीं लोगों का, ये लोग गुरु जी का दूध न पी करके, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो सर्पों का विष होता है, भक्तों ने विष पी करके और सारे विषैले हो गए हैं, आज भी विषैले हो चुके हैं। इसलिए अगर आज आप अपने विष को अपने शरीर से निकालना चाहते हो तो गुरु जी के दिए हुए ज्ञान का दूध या अमृत को वो पिया करो, पियोगे तब तुम्हारी जानें बचेगी। अन्यथा विष पी करके तुम खुद विषैला होकर के और खुद को नाश कर लोगे। ये अब उसके आगे इन्होंने बयान क्या दिया, ये 18/11/2014 को आश्रम के छत पर, और कौन, ये लोग यानी काले कमांडो वगैरह और जो लोग ये लाठी डंडा लिए हुए थे, ये सभी लोग के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग 18/11/2014 को आश्रम के छत पर भारी मात्रा में ईंट पत्थर, पेट्रोल बम आदि एकत्रित किए थे और पुलिस पर हमला कर दिए थे। यानी ये कहते भी हैं कि ईंट पत्थर से उस छत से हमला किए हुए थे हैं। और आगे बताते हैं कि मेरी पत्नी एवं अन्य मृतक में आप लोग जो 5 महिला में से 4 महिला अन्य लोग थी और एक लड़का जो आदर्श था, वे सब के बारे में ये कह रहे हैं कि अन्य मृतकों को एक कमरे में बंद करके रात में जब उनकी तबीयत बहुत काफी बिगड़ने लगी मारपीट से और इसी से, तो काले कमांडो उन्हें उठाकर गेट पर फेंक देते थे। वहां से पुलिस प्रशासन, अब देखिए पुलिस प्रशासन के बारे में कह रहे हैं ये सुरेश जी, तो वहां से पुलिस प्रशासन एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। एम्बुलेंस से ट्रीटमेंट कराने के लिए मेरी पत्नी को अग्रोहा अस्पताल में ले गई, जहां इनकी मृत्यु डॉक्टर ने घोषित कर दिया। ये सारी बातें एफआईआर में उन्होंने दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में इन्होंने दावा किया कि मेरा दावा है कि आश्रम में क्लोज रूम में रोक रखने एवं उनको मारपीट करने से मेरी पत्नी एवं अन्य लोगों की मृत्यु हो गई है। ये इसके लिए बाबा रामपाल एवं उनके अनुयायी काले कमांडो आदि जिम्मेदार हैं। ये एफआईआर में मतलब अपना ये दर्ज कराए हुए हैं, जो फैसला के पारा नंबर 2 में पढ़ सकते हैं। पारा नंबर 2, पेज नहीं, पारा नंबर 2 पढ़िएगा, ये कौन 2, इसमें ये सारी बातें उन्होंने दिया। और इस केस में 11/10/2018 को
14 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302, 343, 120 बी के तहत, जो ये आईपीसी का धारा है, उसके तहत इनको दोषी पाया गया है। और इनको जब दोषी पाया गया 14 लोगों को, तो इनमें सजा के बिंदु पर आदेश हुआ 17/10/2018 को। तो सजा के बिंदु पर क्या सजा हो रही है, सजा के बिंदु पर क्या बहस वगैरह सुनने के बाद में न्यायालय ने क्या धारण करता है, वह करता है कि धारा 302 आईपीसी में 14 जो इस एफआईआर 430 में जितने भी अभियुक्त 14 हैं, उन सभी लोगों पर मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा दी है और प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये धारा 302 के तहत। और धारा 120 बी जो षड्यंत्र करना होता है, साजिश करना होता है, उसके तहत भी सभी लोगों को, 14 लोगों को मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा हुई है तथा 1 लाख जुर्माना प्रत्येक पर लगाए गए हैं। और धारा 43 के तहत, धारा 343 के तहत सभी को 2 वर्षों का कारावास की सजा तथा 5,000 रुपये जुर्माना लगाए गए हैं। और ये सारे जितने भी सजाएं हुई हैं वो कठोर कारावास, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट हुई है। तो ये कठोर कारावास की सजा हुई है। और ये जुर्माना जो लगा हुआ है 1-1 लाख रुपए 2 सेक्शंस के तहत और 5,000 एक सेक्शंस के तहत प्रत्येक पर लगा हुआ है। यदि वह जुर्माना नहीं दी जाती है, जमा नहीं की जाती है, तो 302 के तहत जो 1 लाख रुपए लगाए गए हैं उसके लिए अतिरिक्त और 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है, बढ़ा दी जाएगी सजा। और 120 बी के तहत भी 2 वर्ष की और सजा बढ़ाई जाएगी, ये 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं देने पर। तथा 343 में जो 5,000 रुपए है, इस जुर्माना को यदि नहीं देते हैं तो नहीं देने के अवस्था में 2 माह की सजा प्रत्येक को सुनाई गई है। इस प्रकार से इसमें सजा सुनाई गई है दोनों केसों में, 429 और 430 के एफआईआर के केसों में मरते दम तक का आजीवन कारावास कुल दोनों का अगर लेते हैं तो उसमें 15 हैं और इसमें 14। तो ये अभियुक्त जो हैं वह 29 हो जाते हैं, किंतु इसमें 6 अभियुक्त जो हैं उसमें भी 6 अभियुक्त दोनों हैं, दोनों केसों में हैं, यानी 429 में और 430 में भी हैं। इसलिए व्यक्तियों की संख्या 23 हो जाती है। तो हम लोग जो ये अपनी आवाज़ उठा करके 28 लोगों को जमानत पर छोड़ने की, रिहा करने की बात करते हैं, तो हमारी बेईमानी होती है, हमारी वो गलती होती है। ये हमें समझने होंगे, ये जानने होंगे कि किनकी जमानत हुई है, किनकी जमानत नहीं हुई है, और कितने लोगों को सजा मतलब भुगतने के लिए एक साथ दोनों, चूंकि दोनों सजा एक साथ चल रहा है, तो कितने लोग सजा भुगत रहे हैं और कितने लोगों को जमानत हुई है। इस पर ये एफआईआर का 429 का या 430 का जो जजमेंट की फाइल है, उस फाइल पर ध्यान दें, या इस पुस्तक को जो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, इस पुस्तक को आप पढ़ करके और अच्छी तरह से इसको स्टडी करें। इस बिंदु पर आप लोगों को समझने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे कि कौन बिंदु कहाँ है और किस बिंदु पर क्या है। ये मैं चर्चा करते रहूँगा और इसके बाद में आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद जानकारी होते जाएगी हैं। तो अब हम चलते हैं कि इस 430 के बारे में
केवल आपको बता देते हैं कि 9 अपील फाइल हुए हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। बस इतना ही, मतलब नंबर बता करके, और इस लाइव को मैं वहाँ पर बंद करना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा, आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अब मैं ये अपील की बातें बता देता हूँ कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कौन कौन से अपील और किनके विरुद्ध अपील ये फाइल हैं, ये बता देते हैं। एक क्रिमिनल अपील नंबर 1086 जो है, ये राज कपूर एवं अन्य लोग ने दाखिल किया है। क्रिमिनल अपील 1099 सन 2018 रामचंद्र एवं अन्य लोगों ने दाखिल किया है। क्रिमिनल अपील 1121 सन 2018 ये पवन एवं अन्य लोग ये दाखिल किए हुए हैं। तथा क्रिमिनल अपील नंबर 1128 ये राजेश उर्फ रमेश अकेला दाखिल किया है। और क्रिमिनल अपील नंबर 1154 ये अकेला नटवरलाल का है, नटवरलाल ने अकेला दाखिल किया है। और ये क्रिमिनल अपील नंबर 1161 राजेश, जिसको मतलब मैं नाम नहीं लिया है, 2 राजेश हैं, एक राजेश उर्फ रमेश और एक केवल राजेश है। ये राजेश अकेला ये एक अपील फाइल किया है, जो उसका नंबर है 1161 सन 2018। और संत रामपाल जी महाराज का 430 में अपील जो फाइल है वह है 4228 सन 2018, ये संत रामपाल जी महाराज का है। और 6985 सन 2018 ये बबीता का है, जो बलजीत की बेटी है। और ये क्रिमिनल अपील नंबर 6986 जो है, ये बलवान, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ये महासेक्रेटरी था, महासचिव था, जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। और ये क्रिमिनल अपील दाखिल किया है। ये इतना ही तक मैं आज आप लोगों को ये सुना दिया, बता दिया। और सभी भक्तों को, जो भी भगतगण, अजय पाल दास जी वगैरह सत्साहेब, हाँ, सुजाता चौहान जी सत्साहेब, हाँ, और बाकी सब, नीतीश कुमार जी सत्साहेब, नीतीश यादव जी सत्साहेब, सत्यनारायण दास जी सत्साहेब, आप सभी को सत्साहेब। और जो लोगों का मैंने नाम नहीं लिया और जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं स्क्रीन पर, उन सभी भगत भाइयों को मेरा सत्साहेब पहुँचे। और जो जगत से हमारे वकील साहब भी जुड़े हुए थे पटना हाई कोर्ट से, विवेकानंद जी, उनको मैं बार बार राम राम कहूँगा, जय श्री राम भी बोलूँगा। और भगत भाइयों को मेरा सत्साहेब पहुँचे। अब मैं आप लोगों से विदा लूँगा। और जो मुझे बोलने में जहाँ गलती वगैरह होगी, तो मैं इसके लिए सदा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और आज भी प्रार्थी हूँ कि आप हमें क्षमा करेंगे। सत्साहेब हरीश भगत जी, प्रेमदास जी सत्साहेब। बेटा श्रेया भी आई है, सत्साहेब बेटा श्रेया सत्साहेब। हाँ, और सब ठीक हो? हाँ ठीक है बेटा। चलिए, सब कुछ, मेरे पुत्री भी आ गई हैं, ये मतलब अपने दिल्ली में नौकरी वोकरी कर रही है वहाँ, तो वे शायद अपने ड्यूटी से आई होगी, तो उससे जुड़ी है और देख रही है। मुझको अच्छा लग रहा है बेटा। सत्साहेब बार बार तुमको भी। चलिए, तब फिर आप सभी को मेरा अंतिम सत्साहेब जयबंदी छोड़ की। अब मैं वीडियो को यहाँ अपना लाइव समाप्त करता हूँ। मेरी गलती जो हुई है आप लोग क्षमा करेंगे। सत्साहेब जयबंदी छोड़ की, जयबंदी छोड़।